हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 8 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। दोस्तों अब आप लोग डेली करंट अफेयर के साथ साथ डेली जीके टेस्ट भी लगा करके स्टैटिक जीके भी अपना मजबूत कर सकते हो। शाम को हमारे दूसरे चैनल एमजेटी एजुकेशन 2.0 पर डेली जीके टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की गई है और उस सीरीज को ज्वाइन करके आप लोग अपना स्टैटिक जीके भी मजबूत कर सकते हो। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो या फिर सर्च कीजिएगा एमजेटी एजुकेशन 2.0। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार में दी जाती है? तो कैंसर के उपचार में दी जाती है। अगला, निम्न में से किसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों राइट लाइवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और वहीं रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहते हैं। क्लियर है? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार नोबेल प्राइज़ के अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जा रही है कि किसे इस बार दिया जाना है। तो फिजिक्स का हो गया, मेडिकल का हो गया, अब रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में दोस्तों वर्ष 2020 में इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर ए डोडना को, इन दोनों को दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 में। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को। अभी कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दोस्तों दिया जाता है नोबेल प्राइज़ अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि होती है। अल्फ्रेड नोबेल जी, जिनके सम्मान में, जिनके नाम से ये अवार्ड दिया जाना शुरू हुआ, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अच्छा, एक पॉइंट और, नोबेल प्राइज़ दिया कब से जाना शुरू हुआ? तो 1901 से दोस्तों दिया जाना शुरू हुआ है नोबेल प्राइज़। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ये। चलिए, जैसे ही ये सभी क्षेत्र में अवार्ड की घोषणा हो जाती है वैसे ही मैं आपको एक वीडियो दूंगा इस पर। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नियुक्त किया? तो भारत सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में मौद्रिक नीति समिति का सदस्य चुना है प्रोफेसर ओसिमा गोयल को, जयंत आर वर्मा को और डॉक्टर शशांक भिडे को। इन तीनों को भारत सरकार के द्वारा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सदस्य चुना गया है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है दोस्तों। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। ये जो आप सुनते हो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये यही मॉनेटरी कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो इसमें दोस्तों होते हैं 6 सदस्य। अब ये 6 सदस्य जो होते हैं, इनमें 3 भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 3 जो आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए गए हैं ये तो पहले से हैं, अभी 3 भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। कौन कौन की? प्रोफेसर ओसिमा गोयल की, जयंत आर वर्मा की और डॉक्टर शशांक भिडे की। ये तीनों भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, तो टोटल 6 व्यक्ति फिर से हो गए हैं। अब देखिए, भारत सरकार ने इन तीनों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी अलग से डिसाइड की थी और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था तरुण बजाज जी को। तरुण बजाज जी से इन्होंने कहा भारत सरकार ने कि आप अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके 3 व्यक्तियों का नाम में सजेस्ट करो, 3 अर्थशास्त्रियों का नाम, जिनको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सदस्य नियुक्त कर सके। क्लियर? बिल्कुल। तो अब हो गए टोटल 6 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। एक बार फिर से अब देखिए, मौद्रिक नीति का यानी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या असर पड़ता है सीधे आम जनता पर? तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी ही कमेटी ही, क्योंकि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिसाइड करती है। अब इसी में से एक टर्म पकड़ते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है कि जब छोटी छोटी जो बैंकें होती हैं, भारत की जितनी भी बैंकें हैं जो हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर हम लोग पैसे जमा कर सकते हैं, जिनसे हम लोग बैंकिंग कर सकते हैं, ये अपनी बैंकिंग करती हैं आरबीआई से। तो ये क्या करती हैं, इनको जब पैसों की ज़रूरत होती है तो ये आरबीआई से लेती हैं उधार, और आरबीआई से उधार लेती हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिस इंटरेस्ट पर उधार लेती हैं पैसे, उसी इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। अब मान लीजिए जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने उस रेपो रेट को बढ़ा दिया,
तो आरबीआई का जब ये रेपो रेट बढ़ जाएगा तो फिर ये बैंकिंग ऑब्वियस सी बात है कम लोन लेंगी आरबीआई से। जब लोन कम लेंगी तो हम लोग को भी लोन कम देंगी या फिर हम लोग को लोन महंगे रेट पर देंगी, क्योंकि वो खुद महंगे रेट में पा रही हैं। तो जब महंगे रेट में लोन मिलने लगेगा तो जो कस्टमर होगा, जो व्यक्ति है, जो आम जनता है, वो लोग कम लोन लेंगे बैंक से। जब लोन कम लेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर जब उनकी कम होगी तो फिर क्या होगा, उसके बाद आएगी गरीबी। तो ये सीधा असर पड़ता है आम जनता पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिए गए एक्शन की। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि रेपो रेट कम क्यों नहीं कर दिया जाता है। ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा कम कर दिया गया तो फिर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तब रुपए की वैल्यू घट जाती है। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसी वजह से ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, एक बैलेंस बना करके रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो अभी हाल ही में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो जापान में आयोजित हुई। सबसे पहले तो जानिए क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से हैं। तो क्वाड मतलब होता है फोर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये 4 देशों का एक है संगठन क्वाड कंट्रीज जो बनाई हुई हैं, ठीक है। तो टोक्यो में अभी इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ये दूसरी विदेश मंत्रियों की बैठक थी, दूसरी बैठक थी। इससे पहले एक बैठक हुई थी 2019 में। तो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी हिस्सा लेने इसमें गए थे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अब नए चेयरमैन बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। कौन, दिनेश कुमार खारा जी को बनाया गया एसबीआई का नया चेयरमैन। रजनीश कुमार जी की जगह पर ये आए हुए हैं। रजनीश कुमार जी रिटायरमेंट हुए लिए और दिनेश कुमार खारा जी इनके स्थान पर आ गए एसबीआई के चेयरमैन के रूप में। तो इनको 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। क्लियर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। रजनीश कुमार जी की जगह पर अब दिनेश कुमार खारा जी हो गए हैं इसके नए चेयरमैन। मुंबई में है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के 90 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। कितने, 2 अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे 90 ब्लॉक में, यानी टोटल हो गए 180 अटल आदर्श विद्यालय। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका पर्पज़ यही होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले गरीब बच्चे हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये शुरू किया है। उत्तराखंड के बारे में जानिए। मैप में देखिए, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों 9 नवंबर सन 2001 को अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। देहरादून है यहाँ की राजधानी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है। तो उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड के अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो रमेश रंगनाथन जी। कौन है, रमेश रंगनाथन जी। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की। तो अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने दोस्तों डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम जो होगा इससे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा, वहाँ तक डिजिटल सेवाएं पहुँचाई जाएंगी। तो डिजिटल सेवा सेतु को दोस्तों फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए भारत नेट परियोजना भी शुरू किया गया है। क्या, भारत नेट परियोजना भी शुरू किया गया है, ठीक है, इसके लिए। तो इस कार्यक्रम के तहत बेसिकली जो नागरिक होंगे वो पंचायत स्तर पर जो भी उनसे लोक कल्याणकारी सेवाएं होंगी उनके लिए उसको क्लेम करके उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात राज्य सरकार ने ये डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। नेक्स्ट अब गुजरात के बारे में जान लीजिए। गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। गुजरात ये रहा मैप में। विजय रूपाणी जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात हाईकोर्ट की अगर बात करें, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। गुजरात का दोस्तों तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है भारत में, तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात भारत का। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए।
तो अभी हाल ही में M.A. गणपति जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। M.A. गणपति जी दोस्तों उत्तराखंड कैडर के ये 1986 बैच के 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इनको BCAS का नया महानिदेशक बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का। ये राकेश अस्थाना जी की जगह पर आए हैं। राकेश अस्थाना जी को आपको याद होगा SSB का बना दिया गया है चेयरमैन, ठीक है, अध्यक्ष। SSB के अध्यक्ष हैं राकेश अस्थाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहाँ पर विग्रह गश्ती पोत को कमीशन किया? विग्रह नामक गश्ती पोत को। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक ने दोस्तों अभी हाल ही में चेन्नई के एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है कट्टुपल्ली बंदरगाह। तो चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह में विग्रह नाम के गश्ती पोत को कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू, ठीक है, औपचारिक रूप से। अब इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है दोस्तों लार्सन एंड ट्रूबो ने। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने इस विग्रह नाम के गश्ती पोत को बनाया है। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड से अभी आपको याद आ रहा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कोलकाता में कनकलता बरुआ पोत को कमीशन किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। किसको? कनकलता बरुआ पोत को। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इंडियन कोस्ट गार्ड आया है, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1978 को, 1978 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और कृष्णा स्वामी नटराजन जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों सी डैक ने भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित करने की घोषणा की है। तो परम सिद्धि AI होगा जो, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा। सी डैक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसके द्वारा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विकसित किया जाएगा, ठीक है, डेवलप किया जाएगा। ओके दोस्तों, डेली जीके टेस्ट भी आप लोग लगाया करो। डेली जीके टेस्ट अगर आप रोजाना तैयार करते हो तो आपका स्टैटिक जीके जीएस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो लोग स्टैटिक जीके की अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे हैं डेली जीके टेस्ट की, वो लोग जल्दी से जाइए, पहले एक वीडियो देखिए। आप एक वीडियो देखेंगे तो रोज़ाना आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ब खुद जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप जाओ एक बार डेली जीके टेस्ट की वीडियो ज़रूर देखो। 4 वीडियो आ चुकी है चैनल पर, MJT एजुकेशन 2.0 चैनल पर। उन चारों में से कोई सी भी एक अगर आप देख लोगे तो बाकी के सेट अपने आप लोग देखने लगोगे। इतना ज़्यादा डिटेल में उसमें समझाया जाता है आपको। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए अच्छे से। तो आप लोग डेली जीके टेस्ट की वीडियो कभी मत मिस किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किसने ग्रीन टेक CSR इंडिया 2020 पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों JSPL ने ग्रीन टेक CSR इंडिया 2020 का अवार्ड जीता है। JSPL का मतलब होता है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। क्या? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो इसे दिया गया है ग्रीन टेक CSR इंडिया पुरस्कार 2020। क्यों दिया गया है? इसने दोस्तों अपने CSR कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए अपना जो योगदान दिया था, इस वजह से इसे दिया गया। कब दिया गया? तो 7वां अभी CSR का 7वां इंडिया समिट हुआ था और CSR इंडिया समिट एंड एक्सपो नाम से हुआ था, उसी में इसको दिया गया है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है, इसकी जो अध्यक्ष हैं सल्लू जिंदल, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया, जो आपको इमेज में दिख रही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में NCERT ने किस भाषा में पुस्तकें लॉन्च करने की घोषणा की? तो NCERT ने दोस्तों अभी हाल ही में सांकेतिक भाषा में पुस्तकें लॉन्च करने की घोषणा की है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत अब सांकेतिक भाषा में भी पुस्तकें NCERT की चेंज की जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जो बधिर बच्चे हैं वो भी हर प्रकार के स्टडी मटेरियल्स पा सकेंगे, NCERT की पुस्तकों का लाभ उठा सकेंगे। क्लियर? बिल्कुल। NCERT के बारे में थोड़ा सा जानिए। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ऋषिकेश सेनापति जी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, 9000 T20 रन बनाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। भारत के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं विराट कोहली। इन्होंने 9000 रन कंप्लीट कर चुके हैं T20 में, ठीक है। T20 की जब बात की जाए तो आप लोग T20 इंटरनेशनल और T20 जो लीग मैचेज होते हैं सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। T20 इंटरनेशनल मैच यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ जो खेला जाता है,
और अगर T20 केवल की बात की जाए तो आप उसमें IPL वगैरह के भी रन जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर केवल और केवल IPL में बात की जाए तो विराट कोहली के केवल और केवल IPL में भी 5,000 से ज़्यादा रन हैं। ओके, टोटल 9,000 से ज़्यादा रन हो गए हैं T20 में। और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं इनके नाम, विराट कोहली के नाम। इनको दोस्तों अभी 2018 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, मीराबाई चानू जी के साथ में, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न कब मिला था? 2018 में। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 12 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, और डेली जीके टेस्ट की वीडियो जरूर देख लिया करो। अगर आप डेली जीके टेस्ट की वीडियो देखते हो तो आपका स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाने वाला है। आप एक बार वीडियो जा करके देखो उस चैनल पर, ठीक है। उसके बाद अपने आप ही आप लोग समझ जाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस अपडेट डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कैलाश सत्यार्थी को किस वजह से वर्ष 2014 में शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था? अगला क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान सभा ने भारत के तिरंगे को कब अपनाया था? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। अच्छा, क्विज आपको डेली जीके टेस्ट की भी दी जाती है ऐप पर ही, तो जाया करो MGT ऐप पर, डेली जीके टेस्ट की क्विज और डेली करंट अफेयर की क्विज दोनों सॉल्व कर लिया करो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रेखा बुनकर, मनु पांडे, शुभम यादव, शिवानी, अमृत कुमार, श्रेया गुप्ता, आंचल मिश्रा, रवि शंकर, श्यामशेर कुमार, सृष्टि मिश्रा, सत्येंद्र प्रताप, साहिल चौधरी, नेहा जायसवाल, अंशिका गुप्ता और निखिल मद्देसिया। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।